हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अपना सीरीज चल रहा है आओ जाने भारत के संविधान को। तो आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 1 जो है सो यूनियन टेरेटरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लो आप। और पार्ट 2 में जो है सो सिटीजनशिप था, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वो भी आपके वीडियो आपके यूट्यूब पे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद हमारा जो है सो तीसरा पार्ट है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यह कहा जाता है संविधान के लिए, यह संविधान की जान है। अगर यह नहीं होता तो संविधान का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि यह जो है सो आपको पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सबको जो है सो कंट्रोल करता है। यह जो है सो यह हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्योंकि यह अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसमें 12 से 35 आर्टिकल हैं, और एक्चुअल में एग्जाम में अगर नॉर्मल लोग को जानना है, आर्टिकल वाइज जानना है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या फायदा है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन से आर्टिकल में है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह आर्टिकल नंबर 32 में है, ठीक है। तो इसमें जो है सो प्रोविजन सर्टियोररी, और जो है सो जो आपके बहुत सारे जो इसमें रिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इसी में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। जो आप देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिट्स वो रिट्स आ रहा है, हाई कोर्ट में ऐसा रिट्स वैसा रिट्स जो आ रहा है, तो उसमें जो है सो आर्टिकल नंबर 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स जारी करते हैं। लेकिन रिट्स का अधिकार की बात करें अगर हम, तो सुप्रीम कोर्ट से वाइड स्कोप जो है सो रिट्स का वो हाई कोर्ट के पास में है, और पार्लियामेंट के पास में पावर रहता है कि किसको कितना रिट्स देना है और नहीं देना है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। चलिए, हमको इससे मतलब नहीं है, हम लोग अपने डिस्कशन पे आते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे 12 से 35 तक के आर्टिकल हैं, उनको 3-4 पार्ट में जनरली डिवाइड किया गया है। कि इसमें जो है सो पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी जो है सो वो आर्टिकल नंबर जो है सो यहाँ पे, सॉरी, एक्चुअल में ये आर्टिकल 12 से 18 तो है, लेकिन इसमें जो है सो आपका 14 से 18 है, और 12 से और 13 जो है ना, यह जो है सो आपके स्टेट को डिफाइन करता है और लॉज को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ चीजें बता दें कि 12 जो है, अभी हम डिटेल में करेंगे, एक एक चीज को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 और 13 आर्टिकल जो है, यह 12 आर्टिकल स्टेट को डिफाइन करता है कि फंडामेंटल राइट किस पे लागू होगा और किस पे नहीं लागू होगा। तो ये स्टेट के ऊपर डिफाइन करता है, ये आर्टिकल नंबर 12 है। और जो 13 नंबर आर्टिकल है, वह बोलता है कि पार्लियामेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई भी बॉडी अगर लॉ बनाती है, और वह लॉ अगर फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करते हैं, तो उस लॉ को वॉइड माना जाएगा। जैसे 2015 का आपको जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट आता है, यहीं से आता है, आर्टिकल नंबर 13 से आता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी मोदी गवर्नमेंट ने बनाई थी, और 2015 में यह केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और समझा, और समझने के बाद में उसने आर्टिकल 13 का यूज करके बोल दिया कि आर्टिकल 13 में जो जुडिशरी है, उसकी इंडिपेंडेंट इस लॉ से हेम्पर होता है, और उन्होंने उस लॉ को खत्म कर दिया, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को खत्म कर दिया, ठीक है। जबकि पार्लियामेंट ने उसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था, उसको भी नलीफाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है आर्टिकल 13 में कि फंडामेंटल राइट के साथ में अगर कोई और लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट को कम करने की कोशिश करता है, तो वह लॉ को हम लोग जो है सो नकार देंगे, मतलब कि वह लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो है सो लॉ के बारे में डिफाइन करता है कि कौन लॉ फंडामेंटल राइट को सपोर्ट कर रहा है, कौन लॉ फंडामेंटल राइट को अपोज कर रहा है। इसमें भी बहुत सारे कंट्राडिक्शन आएगा, तो अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है सो यही कहा गया है कि आर्टिकल 13 अगर फंडामेंटल राइट, एक लॉ सरकार ने बनाई है, ये फंडामेंटल राइट है, तो इसे मैच करता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये लॉ खत्म हो जाएगा, ये रहेगा। मतलब फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करता रहेगा, फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होगा। इसकी एक लंबी लड़ाई चली थी, कभी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और इंदिरा गांधी के समय की बात है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आती है, तो उसमें किसी दिन बात करेंगे उस पर अपन। तो पहले हम लोग इसके बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको जो पार्ट थर्ड हमने 12 से 35 में 12 आपका स्टेट जो लॉ बनाने वाली एजेंसी है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, और 13 जो है सो लॉ के बारे में डिफाइन करता है कि कौन लॉ फंडामेंटल राइट को सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, जो अपोज कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी करते हैं, एसएससी यूपीएससी कर रहे हैं, उनके लिए है कि सीधे क्वेश्चन आता है कि राइट टू इक्वालिटी किस नंबर आर्टिकल से किस नंबर आर्टिकल तक है। तो इसको हमें याद रखना है कि आर्टिकल नंबर
14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक जो है वो हमें राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब कि जो है सब लोग, आर्टिकल नंबर 14 हो गया, ठीक है, जैसे सभी लेवल पे इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद 15 हो गया RRCSP के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब के आधार पे आपको इक्वालिटी देता है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16 जो है सो आपको रिजर्वेशन की कंसेप्ट बताता है। रिजर्वेशन का पूरा कंसेप्ट 16 से ही आता है, ठीक है। 15 और 16, 15 जो है सो इकोनॉमिक, एक तो होता है कि सोशल वीकनेस और एक होता है इकोनॉमिकल वीकनेस। तो दोनों दो एक्चुअल में आदिवासी की बात हो रही है। तो सोशल, अगर मान लो कि सोशल रूप से कोई वीकनेस है या कोई जो है सो इकोनॉमिक रूप से वीकनेस है, तो उसको रिजर्वेशन दे करके उस लेवल तक ले आके छोड़ने की बात है। इनिशियल में जब रिजर्वेशन आया तो कहा गया कि इसको 10 साल तक 1950 से 1960 तक रखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। लेकिन देखा गया कि 10 साल में यह इक्वालिटी नहीं आई है जो SC ST को दिया गया था, बहुत अभी भी डाउन में है। तो फिर से जो है सो इसको बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और आज रिजर्वेशन एक ऐसा नसूर बन गया है कि पता नहीं भविष्य में कब खत्म होगा। लेकिन खत्म होना जरूरी नहीं है। आपको उस कम्युनिटी, एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि रिजर्वेशन जो मिला है, हमें मिला है, आपको मिला, जिसको भी मिला है, हमने यूज कर लिया। एक बार रिजर्वेशन जिस फैमिली को मिल गया, उसके बाद रिजर्वेशन उसके आने वाले जनरेशन को नहीं देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने नौकरी ले लिया, तो ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि वह फैमिली जो है सो दूसरे जो कास्ट है या दूसरी कम्युनिटी है उसके बराबर आ गई है। अब आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने, आपके आने वाले खानदान ने एक बार ले लिया है। हाँ, ये जरूर है कि अब सोशल स्टेटस अचीव किया कि नहीं किया है वो अलग बात है। सोशल स्टेटस तो, और जो रिलीजन और कल्चरल स्टेटस है वो तो बहुत टफ चीज है, वो तो पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो एक निश्चित लेवल से लो इनकम में है तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और कोई भी कास्ट कम्युनिटी हो, एक निश्चित लेवल से अच्छा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअल में होना यही चाहिए। चलिए इसके ऊपर रिजर्वेशन की जब 15-16 की बात करेंगे तो अपन इस पर बात करेंगे। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो 14 से 18 है। और फ्रीडम की बात करते हैं तो 19 से 22 है, ठीक है। 19 आर्टिकल 19 से लेकर 19 से 22 तक है। पहला 19 जो है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। और रहने की, घूमने की, ये सारी चीज की बात करता है। तो ये क्यों करता है? इससे क्या है कि भारत की एकता और अखंडता, मतलब कि जो है सो आपका इंटीग्रिटी और यूनिटी बनी रहे, इसके लिए किया गया है, ठीक है। 20 जो है सो आपके जो है सो 20, 21 और 22 जो है सो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। और एजुकेशन के बारे में बात करता है। पुलिस कस्टडी में जैसे 20 वाला जो है पुलिस कस्टडी, 21 वाला राइट टू लाइफ है, 22 वाला एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। 23 और 24 जो है आपका वो एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करता है कि बच्चों को फैक्ट्री में काम कराना, अब महिलाओं से काम कराना, महिलाओं से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराना, उसको रोकने के लिए हमें आर्टिकल 23 और 24 दिया गया है। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कौन आदमी कौन सा धर्म को मानेगा और नहीं मानेगा, जबरदस्ती किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कराया जाए, इसे बचाने के लिए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में ही सीधे आता है कि राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है, तो आपको 19 से लेकर 22 तक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहां से कहां तक है, तो 23 से 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से कहां तक है, तो आपको 25 से 28 है। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो है सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए 29 और 30 आर्टिकल दिया गया है कि उनके जो है सो हकों की रक्षा किया जा सके। हमने बता दिया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है सो ये आर्टिकल नंबर 32 में है कि अगर इसमें से कोई भी आपका राइट वायलेट हो रहा है और स्टेट के द्वारा अकॉर्डिंग टू लॉ वायलेट हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे कहता है हमारा संविधान कि अगर इसमें से कोई भी राइट आपको वायलेट होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो चार पांच जो रीट्स हैं, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह रिट्स जारी करके और जो भी एक्शन लिया गया उसको देन एंड देयर उसी पर रोकने का हक है, वो आर्टिकल नंबर 32 जो है सो सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो ये याद रखना है कि नॉर्मल आदमी, हम हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उससे मतलब नहीं है, सब लोग इक्वल है संविधान की नजर में, लॉ की नजर में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में हमें अधिकार दिया गया है कि हमारे राइट का अगर हनन होता है तो हमारे पास यह पावर है कि हम लोग जैसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और वह आर्टिकल नंबर जो 32 है वह 13 के हिसाब से जो लॉ है जिसके अगेंस्ट में आपको एक्सप्लॉइट किया गया, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं पे रोक देगा और उससे आपको सुरक्षा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जिस दिन सेडिशन की बात होती है कि राजद्रोह की, जनरली आप लोग सुनते होंगे कि हमेशा राजद्रोह चल रहा है, उनको पकड़ लिए, उनको बंद कर दिए, तो वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमारा जो है राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 21 वायलेट हो रहा है।
किसी ने बोला कुछ, उसको उठा के जेल में डाल दिए, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है कि हमारा आर्टिकल नंबर 19 जो है सो राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, यहाँ हमें बचाया जाए, हमें कोर्ट हमें बचाए, तो कोर्ट उसको रोकती है। 33 से लेकर 35 तक जो है सो कहीं पे मान लीजिए कि डिस्टर्ब एरिया है, वहां मार्शल आर्ट लागू होता है। मार्शल लॉ में क्या होता है कि नॉर्मल जो मशीनरी है, जैसे हमारा एसडीएम डीएम नॉर्मल कोर्ट है, काम करना बंद कर देते हैं, वहां पे मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री की सारी एडमिनिस्ट्रेशन लागू हो जाती है, जब तक कि वहां पे नॉर्मल कंडीशन नहीं आ जाए। तो वहां उसके लिए जैसे मार्शल लॉ है, और साथ में जितने भी सैनिक है उनके लिए भी, जो पुलिस है उनके लिए भी कौन कौन से लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा, उसके लिए हम लोग जो बात करते हैं वो इसी में 33 से 35 तक बात करते हैं। 35 वाला आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी है, मतलब कि अस्वीकारता है, अछूत है, तो अछूत कहना भी एक अनटचेबल एक ऑफेंस है, समझ रहे हो ना। तो अब इस चीज को ये सिर्फ है अनटचेबल के बारे में डिफाइन कर दिया गया है या बता दिया गया है, लेकिन आपको जो है एक्चुअल में अगर कहीं से कोई लॉ नहीं बनेगा तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सिविल, तो इस तरह से बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, जैसे SC ST एक्ट जो है सो ये इसी सब का परिणाम है, उनको बचाने के लिए ये सारे लॉ बनाए जाते हैं। तो वह पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल नंबर 35। तो हम कल से जो है सो एक एक आर्टिकल पकड़ के और अच्छे से डिस्कस करेंगे।